हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 से रिलेटेड जो एक विशेष श्रृंखला चला रहे हैं उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का स्वागत है। सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर में आगे बढ़े उससे पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि कल रात में जो हम लोगों ने क्लास की थी, ठीक है, रैंक बूस्टर सीरीज, और उसके अंदर में जो बेहतरीन रिस्पांस आप लोगों ने दिया है फ्रेंड्स, बिल्कुल मजा आ गया। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज भी हम लोग जो है उसकी क्लास जो है फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, हम आज इसको भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, क्लास को हमारे। सबसे पहले मैं यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मैक्सिमम जो है यहाँ पर में लोग जुड़ चुके हैं फ्रेंड। 600 से ज्यादा आप लोगों ने लाइक कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। ठीक है, और ये वही लोग हैं जिन्होंने सेशन को जो है फ्रेंड्स एनर्जी दी है आज के सेशन को, तो ये सेशन इन लोगों को समर्पित। हाथ ऊपर करके बता देंगे फ्रेंड जिन भी लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। देखिए, ये बीपीएससी 2015 के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन और कभी भी रिपीट करके आ सकता है आप लोगों से, तो ध्यान से आप लोग यहाँ पर में देखिए इसका आंसर क्या होगा, बताइए। देखिए यहाँ पर मैं बोला है, निम्नलिखित पंक्तियां सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, किसने लिखी थी? बिस्मिल ने, राजगुरु ने, भगत सिंह ने, आजाद ने। ठीक है, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोगों का उत्साह जो है वो देखते ही बन रहा है, और ये आप लोगों का उत्साह है जो और ज्यादा एनर्जी दे रहा है इस क्लास के अंदर में। तो देखिए फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा यहाँ पर में बिस्मिल। तो क्या ये जो है राम प्रसाद बिस्मिल है? नहीं, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये बिस्मिल अजीमाबादी है। ठीक है, इन्होंने ये लाइन लिखी थी। ठीक है, तो राम प्रसाद बिस्मिल ने इसको जो है पॉपुलराइज किया था, इसको जो है फ्रेंड्स इन्होंने और ज्यादा आगे बढ़ाया था। बट अदरवाइज मैं आपको बता दूं कि बिस्मिल अजीमाबादी एक्चुअल में, ठीक है, ये पटना से थे, इन्होंने जो है फ्रेंड्स ये लाइन लिखी थी। ठीक है, बिस्मिल अजीमाबादी ने। तो यहाँ आंसर जो है आप लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लेकिन बिस्मिल अजीमाबादी, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, और ये 1921 के अंदर में फ्रेंड्स ये जो सरफरोशी की तमन्ना है ये इन्होंने लिखी थी बिस्मिल अजीमाबादी ने। ओके, तो आप लोगों का बीपीएससी 2015 का क्वेश्चन है, ये आप लोगों का एग्जाम में पूछा जा सकता है। कल रात में आप लोगों को जो रैंक बूस्टर सीरीज की पीडीएफ दी है उसके अंदर में भी ये क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड, ये पॉइंट प्रोवाइड किया गया था लिस्ट के अंदर में। ठीक है, चलिए, तो ये देख सकते हो ये लिस्ट पूरी आपको प्रोवाइड की गई है। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा है, और बीपीएससी 2015 की कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आया था। इसके अलावा इनकलाब जिंदाबाद वाला क्वेश्चन मैंने कल रात में करवाया था आप लोगों को। मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चा जो है वो लिख दे, क्योंकि कल रात में मैंने क्वेश्चन करवाया आप लोगों को डायरेक्टली। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो किसने दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का नारा। ठीक है, नाउ फ्रेंड देखिए, लोकप्रिय गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के लेखक कौन है? ये बीपीएससी की 66वीं एग्जाम के अंदर में भी पूछा गया। ठीक है, 66वीं एग्जाम के अंदर में, तो किसने, इसके लेखक कौन है? अगर ये क्वेश्चन आ जाता आप लोगों का इस तरीके से, ठीक है, तो क्या सूर्य सेन है, चंद्रशेखर आजाद है, सरदार भगत सिंह है, राम प्रसाद बिस्मिल है, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव? तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि बिस्मिल अजीमाबादी, अभी आपको बताया मैंने, बिस्मिल अजीमाबादी है। ठीक है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल के अंदर में है। तो नन ऑफ दी अबव आंसर आप लोगों का यहाँ पर में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर में बिस्मिल अजीमाबादी होना चाहिए। लिख देंगे सभी के सभी लोग, ई इज द करेक्ट आंसर, बिस्मिल अजीमाबादी होना चाहिए आंसर। ठीक है, मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ फ्रेंड, केवल 3 मिनट के अंदर में 900 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, 800 से ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दी है। जल्दी जल्दी से जो है फ्रेंड्स 4 मिनट कंप्लीट हो उससे पहले 1000 बच्चे लाइक और लाइव आप लोगों को कर देना है, जल्दी से सभी बच्चे। ठीक है, तो बिस्मिल अजीमाबादी आंसर होना चाहिए आपका। कल रात में आप लोगों को जो है रैंक बूस्टर सीरीज में करवाया था ना फ्रेंड्स। अब ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, और ये क्वेश्चन अब आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, इसीलिए रिवीजन के लिए क्वेश्चन ले रहा हूं आप लोगों के लिए। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है? चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड, देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं। तो ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश की रेखाएं कितनी होती है? ठीक है, तो अक्षांश की रेखाएं बोला आप लोगों से, तो 0 डिग्री आपको पता है कि 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर में जो 90 डिग्री होता है ना आप लोगों का, ठीक है, वो केवल एक पॉइंट होता है। यहाँ पर में भी 90 डिग्री जो होता है वो केवल एक पॉइंट होता है, और यहाँ पर में बोला है रेखाएं कितनी होंगी, रेखाएं। ठीक है, तो रेखाएं जो है फ्रेंड्स वो कितनी होंगी? यहाँ पर में 89 ऊपर में होंगी रेखाएं, क्योंकि 90 वाला तो एक पॉइंट है केवल, वो रेखा नहीं है। ठीक है, उसके बाद में 89 नीचे में होंगी, और ये 0 डिग्री वाला एक अपने आप में। ठीक है, तो अगर आप इसको कर लोगे तो ये 179 आ जाता है टोटल आप लोगों का।
ठीक है। तो 179 जो है वो रेखाएं होती है, ये आप लोगों का 69वीं बीपीएससी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि लैटिट्यूड की लाइंस ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है आप लोगों का, अक्षांश की रेखाएं कितनी होती है। तो अगर नॉर्थ पोल के बिंदु को छोड़ दिया जाए तो 89 ऊपर में बचेंगी, 90 वाले को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, साउथ पोल के भी बिंदु को छोड़ दिया जाए तो 89 जो है साउथ में बचेंगी। और एक इक्वेटर वाली लाइन है आपकी, जो इक्वेटर है, इक्वेटर वाला आप लोगों का। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 179 हो जाता है आप लोगों का। लिख देंगे 89, 89 प्लस 1 इज इक्वल टू 179। जितने भी लोग हैं वो लिख दीजिए ताकि आप लोगों को याद हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, जो ये ऐसी आड़ी जो सर्कल्स होते हैं पूरे के पूरे, ठीक है, लेटे हुए जो सर्कल्स होते हैं उनको लैटिट्यूड कहा जाता है। जो ये ऐसे खड़े सेमी सर्कल्स होते हैं उनको लॉन्जिट्यूड या फिर देशांतर कहा जाता है। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स अब देखिए यही क्वेश्चन जो है आप लोगों का बिहार टीचर के एग्जाम में भी आया, वही से आप देख सकते हो, है ना। तो इसी वजह से जो है आप लोगों को क्या किया जा रहा है, आप लोगों को जो है फ्रेंड्स पढ़ाया जा रहा है पूरा का पूरा आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाकर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, देखिए आप लोगों के कंटिन्यूअसली जो है वो आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पर में हमारे पास में। ठीक है, ऐसे ही आंसर्स करते रहेंगे आप सभी लोग। बहुत बढ़िया, देखिए फ्रेंड्स कंटिन्यूअसली आप लोगों के जो है वो आंसर्स हमारे पास में पहुंचते जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग जो है वो आंसर्स करते रहेंगे। देखिए मैं बता दूं आप लोगों को कि कितनी रेखाएं है, तो 179 रेखाएं है। ये आप लोगों का जो है 1 to 5 के अंदर में एग्जाम के अंदर में पूछा गया था आप लोगों का क्वेश्चन। ठीक है, और डायरेक्टली वही क्वेश्चन जो है आप लोगों का पूछ लिया गया यहाँ पर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़े फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आप लोगों को जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ यहाँ पर। ठीक है, देखिए एक्चुअली हुआ क्या था कि जब मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, किसी एक जेल में थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी गुबार खातिर। गुबार ए खातिर नाम से एक पुस्तक लिखी थी, किसने लिखी थी, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। अब ये पुस्तक जो है किसने लिखी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, गुबार ए खातिर नाम की पुस्तक। तो ये पुस्तक जो है फ्रेंड्स मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखी थी। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ बन गया। आप लोगों को पता है अल बलग नाम का न्यूज़पेपर किसने निकाला था, ये आपसे कल रात में भी मैंने बताया। अब इसको एक्सटेंड हम लोग करेंगे धीरे धीरे। ये गुबारे खातिर, अब ये क्वेश्चन अभी तक कहीं नहीं आया, लेकिन आने के अब चांसेस है अब आगे में। ये मैं बता दूं फ्रेंड कि ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। ठीक है, बट आगे में अब ये बनने का चांस है पूरा, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आजाद के जो जो सोर्स है, जिन सोर्सेस से क्वेश्चन पूछे गए, वो क्वेश्चंस मैं अब आप लोगों के लिए वो सोर्सेस से क्वेश्चन बनाकर अब आप लोगों के लिए दिए जा रहे हैं। गुबारे खातिर मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है। उन्होंने ये पुस्तक कब लिखी थी, जब ये अहमदनगर फोर्ट के अंदर में बंद थे जेल में। ठीक है, अहमदनगर फोर्ट में जब ये बंद थे, क्यों बंद थे ये अहमदनगर की जेल के अंदर में, आपको पता है फ्रेंड्स कि ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी भारत छोड़ो आंदोलन से पहले बॉम्बे के अंदर में। तो उसी समय सारे नेताओं को उठा लिया गया था, मतलब अरेस्ट कर लिया गया था, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन के पहले बड़े बड़े नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया था, गांधी जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल, सबको अरेस्ट कर लिया गया था। गांधी जी को रखा गया था पुणे के आगा खान पैलेस के अंदर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि गांधी जी को कहां पर में रखा गया था अरेस्ट करके क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में, तो पूना के आगा खान पैलेस में। और जो बाकी के बड़े बड़े नेता थे उनको अहमदनगर की जो किला था, अहमदनगर का किला, वहां रखा गया था। तो 1942 से लेकर 1946 तक ये उस जेल में बंद थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, ओके, 1942 से लेकर 1946 तक, उसी समय में उन्होंने ये जो है ये गुबार खातिर नाम की जो है ये पुस्तक लिखी थी। इसके अंदर में उनके विचार है पूरे, ठीक है, अलग अलग जो उनके विचार है वो इसके अंदर में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, मेनली जो है फ्रेंड्स वो जेल में जब थे तो उसमें उन्होंने जो लेटर्स लिखे थे, ठीक है, वो लेटर्स का ये संग्रह है। और उसके अलावा इसके अंदर में उन्होंने उनके जो थॉट्स है, ठीक है, जब जेल में बंद थे, जेल में बंद रहने के दौरान बंदी गृह के दौरान जो उनके विचार थे, उसका ये संग्रह है गुबार खातिर। ठीक है, गुबार खातिर, इसका हिंदी में अगर ट्रांसलेट करेंगे हम लोग तो ये हो जाता है दिमाग की धूल। बेसिकली उन्होंने अपनी इस पुस्तक को दिमाग की धूल, जो उनके दिमाग में थे उसको नाम दिया है वो
देख लीजिए, ठीक है। सैलीज ऑफ माइंड करके भी ये बुक प्रकाशित हुई थी, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स आगे बढ़े हम लोग। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि कल जो हमारी पहली रैंक बूस्टर क्लास हुई थी उसमें बहुत बढ़िया, कितने लोग प्रेजेंट थे रैंक बूस्टर सीरीज के अंदर में कल, ठीक है। तो पढ़ाने में देखिए कल बच्चों का रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया था, ठीक है। सर आप हम स्टूडेंट्स के लिए हर बार 1000% देते हैं, जो हमारी सक्सेस के लिए एकदम जो है एक कदम और आगे बढ़ाती है हमें, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर मैं गुफराना बेगम जी का है, ठीक है। टेंशन किस बात की, हम सिर्फ मेहनत करेंगे, हम लोग सिर्फ मेहनत करेंगे, इतने कम प्राइस में इतना मटेरियल कोई नहीं देता। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ठीक है, रैंक बूस्टर सीरीज, ठीक है, आप लोगों के लिए वन लाइनर, उसके बाद में आप लोगों के लिए 65 पेपर्स, उसके बाद में टेस्ट सीरीज, वीडियोस आप लोगों के सारे, और हर एक जो चीज आप लोगों को दी जा रही है, कितनी सारी चीजें, मैं खुद कई बार भूल जाता हूँ कि कितनी सारी चीजें हम लोग जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इतने कम प्राइस में इतना सारा मटेरियल कोई नहीं देता, और उसके बाद में भी जो है फ्रेंड्स हम लोग जो है कंटिन्यूअसली पूरी एनर्जी के साथ में आप लोगों के लिए क्लास लगा रहे हैं, ठीक है। ओके चलिए, तो ये आप लोगों का एक क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स, गुब्बारे खातिर। अब मैं आप लोगों को रिवीजन कराऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि एक बार क्वेश्चन देखने से आप लोगों को याद नहीं होता, तो इसको एक अलग तरीके से और देखते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद के साहित्यिक योगदान में गुब्बारे खातिर का क्या महत्व है? तो गुब्बारे खातिर किसकी पुस्तक थी? एक क्वेश्चन आप लोगों का ये बन गया, आप लोग आंसर करेंगे गुब्बारे खातिर किसकी पुस्तक है, अभी हम लोगों ने देखा। उसके बाद में हमने देखा कि गुब्बारे खातिर जो है ये 1942 से लेकर 1946 तक वो जब जेल में बंद थे अहमदनगर की जेल में, तब उन्होंने लिखा था। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बताना है कि उसमें क्या है उनके, तो उनके आइडियाज को रिफ्लेक्ट किया गया है, जब वो जेल में बंद थे उनके आइडियाज को यहाँ पर में रिफ्लेक्ट किया गया है। ओके चलिए, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर में ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का, ठीक है। उनके जब वो इम्प्रिजनमेंट में थे, जब वो जेल में बंद थे, तो उनके जो आइडियाज है वो लिखे गए यहाँ पर में, ठीक है, इसके अंदर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। ये वो पॉइंट है जो मैंने कल आप लोगों को टारगेट दिया था। मैंने आपसे कहा था कि मैं हर रोज कुछ टारगेट दूंगा आपको हर रैंक बूस्टर क्लास के अंदर में, और वो टारगेट आपको लिख के रखना है। कितने लोगों ने कल लिख के रखा था टारगेट को, और वो अब इसका आंसर करेंगे। अब आप लोगों को मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, DSSB TGT का क्वेश्चन था, हर रोज मैं आपको रैंक बूस्टर सीरीज के अंदर में टारगेट दूंगा। सर मुझे भी ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन? देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि नीचे में एक नंबर चल रहा होगा आप लोगों का, उसके ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार नंबर बढ़ा करके भी दिखा दीजिएगा, 7611, ठीक है, 101 101 9697 888 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए, ठीक है। आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं, या फिर टीचिंग परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप सभी लोग, टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन के ऊपर में भी मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो हजारों स्टूडेंट जुड़ चुके हैं और मेहनत कर रहे हैं, साथ में मजा आ रहा है उनको पढ़ने में, आप लोग भी जुड़ सकते हो। तो फ्री हिंदुस्तान नामक जो है फ्रेंड्स ये समाचार पत्र किसने स्टार्ट किया था? ये क्वेश्चन जो है मैंने कल आप लोगों को दिया था टारगेट के रूप में। चलिए बहुत बढ़िया, सरफराज अनवर जी यहाँ पर में हमारे साथ में थे कल, उन्होंने भी कर लिया है। और जितने भी लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर में कल लिख के रख लिया था, टारगेट को एक्सेप्ट किया था, तारकनाथ दास जी, ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले, फ्री हिंदुस्तान जो है फ्रेंड्स वैंक्यूवर से प्रकाशित होता था, स्वतंत्रता का एक अंग और राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए जो है, धार्मिक सुधार के लिए फ्रेंड्स ये बेसिकली एक अखबार था। तो फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास जी ने जो है स्टार्ट किया था, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। तो 1908 में फ्री हिंदुस्तान वैंकूवर से प्रकाशित होता था। ओके ये देख सकते हो आप, फ्री हिंदुस्तान, ये मैंने आपसे कहा था कि ये टारगेट आप लोगों का है कल का। ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे करके सारी चीजें याद कर लेंगे। द फ्री हिंदुस्तान का प्रकाशन कब हुआ था? अभी मैंने आप लोगों से जो है फ्रेंड्स बातों बातों में बोल दिया, ठीक है। उसका साल, ईयर फ्री हिंदुस्तान का बताइए जल्दी से, कौन से साल में प्रकाशित हुआ था फ्री हिंदुस्तान? तो फ्री हिंदुस्तान नामक जो अखबार है, ठीक है, तारकनाथ दास जी ने स्टार्ट किया था वैंकूवर से, और ये अप्रैल 1908 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास जी, और कहां से? ठीक है, तो ये वैंकूवर से, अप्रैल 1908 के अंदर में, ठीक है। चलिए 1500 के करीब बच्चे हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ गए फ्रेंड्स 13 मिनट के अंदर में। 1058 लाइक्स आपने कर दिए, जल्दी जल्दी से ऐसे ही आप लोग बढ़ाते रहेंगे। आफरीन जाकिया जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके प्यारे से कमेंट के लिए, ठीक है। नाउ ये देख सकते हो आप लोग फ्रेंड्स, अप्रैल 1908 के अंदर में ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को कल कराया था, और सारे के सारे याद करवाए थे, जमींदार, कॉमरेड और अली हिलाल, सारे याद करवाए थे आपको। मैं फिर से एक बार प्रैक्टिस करवा देता हूँ, ठीक है, एक एक करके। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं फ्रेंड्स अल हिलाल की, ठीक है, अल हिलाल और अल बलग, तो अल हिलाल एंड अल बलग, अल बलग, ये आप लोगों से मैंने कहा था याद रखना है आप लोगों ने। अल हिलाल और अल बलग जो है ये आप लोगों का मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो है निकाले गए समाचार पत्र थे। जमींदार की अगर हम लोग बात करेंगे तो मोहम्मद अली जौहर जो थे, ठीक है, मोहम्मद अली जौहर जो है उन्होंने कॉमरेड नाम का जो है अखबार निकाला था, ठीक है। मोहम्मद
अली जौहर इन्होंने निकाला था, ठीक है। कॉमरेड नाम का अखबार। मोहम्मद जफर अली खान जो थे उन्होंने जमींदार निकाला था। मोहम्मद जफर अली खान, यहाँ पर मैं कलर अलग कर देता हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है। मोहम्मद जफर अली खान, ठीक है। इनको मौलाना जफर अली खान के नाम से भी जाना जाता है, मौलाना जफर अली खान के नाम से भी जाना जाता है इनको, ठीक है। मौलाना जफर अली खान, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हम लोगों ने याद रखे थे। इसके अलावा अबुल कलाम आजाद की एक जो है पुस्तक मैंने आज आपको याद कराया, ठीक है, गुबारे खातिर नाम की पुस्तक भी इन्होंने ही निकाली थी, ये अभी हम लोगों ने आज याद किया है, ठीक है। चलो, तो ये पॉइंट है अल हिलाल अल बलग, ठीक है। ये दो न्यूज़पेपर जो है दोनों के दोनों मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा निकाले गए, ठीक है, आपके थे। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर चलो करके बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर जो है सभी लोग करके बताएंगे जल्दी जल्दी से। सर रैंक बूस्टर बैच के साथ फुल बैच में जुड़ने के लिए क्या करें? शैलेश कुमार त्रिपाठी जी, सिंपल सा है, ठीक है। आपको जो नीचे में जो नंबर चल रहा है 7611101101 या 9697 उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए, टीम मदद कर देंगी, या डायरेक्टली आप टीचिंग परीक्षा के ऐप पर जाकर भी परचेस कर सकते हो। जावेद जायरा जी बोल रैंक बूस्टर सीरीज देखकर अलग लेवल का खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है। चलिए बहुत अच्छी बात है, और आगे में देखिएगा कि आपको और भी कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा आपका, ठीक है। तो लाला हरदयाल, लाला जी ने जो है फ्रेंड्स कौन सा निकाला था? गदर मचा दिया था लाला जी ने, तो लाला जी ने गदर मचा दिया था, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स एनी बेजेंट, एनी बेजेंट ने निकाला था कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, पूरा का पूरा हमने कल पढ़ा। एनी बेजेंट के बारे में हमने देखा था कि कौन सी वाली सोसाइटी थी जिसकी वजह से भारत आई थी एनी बेजेंट, एनी बेजेंट कौन सी सोसाइटी की वजह से भारत आई थी, कल रात में हमने देखा है। महात्मा गांधी जो है फ्रेंड्स उन्होंने यंग इंडिया नाम का अखबार निकाला था। गांधी जी ने बोला था अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैं जवान हूं, याद है ना आप लोगों को? तो महात्मा गांधी ने, ठीक है, यंग इंडिया महात्मा गांधी का था, और न्यू इंडिया एनी बेजेंट का, ये याद कर लिया था हमने। मौलाना अबुल कलाम आजाद का अल हिलाल। अब आप लोग बताएंगे इसके अनुसार आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ आप सभी लोग, ठीक है। अब आप लोग आंसर करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कि क्या आंसर होने वाला है इसका। चलिए नाउ फ्रेंड देखिए, निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय से था? अब ये जितने भी बच्चे हैं कल के, वो तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है बिल्कुल एकदम हलवे की तरह उड़ा देंगे, और सारे के सारे ऑप्शंस के साथ बताना है आप लोगों ने कि कौन कौन से ऑप्शन का आंसर क्या होगा। जितने बच्चे हैं कल रात में थे, अब तो आपको सपने में भी याद रहेगा। चाणक्य, ठीक है, या कौटिल्य जिनको कहा जाता है, ये तुम्हारे चचा का लड़का, ये कहां से था? ये था तक्षशिला से। जीवक, ठीक है, ये जो था ये बिंबिसार के दरबार में दरबारी चिकित्सक था, गौतम बुद्ध का इलाज करने भी गया था ये, ठीक है, तक्षशिला से था। पाणिनि अष्टधाई के लेखक तक्षशिला से थे, कल याद किया था अपन ने। बच गया कौन? आर्यभट्ट बच गया यहाँ पर में, ठीक है, आलिया भट्ट का पूर्वज। तो आर्यभट्ट जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है। अरे सच में वो पूर्वज नहीं था उसका, मैं बस मजाक में बोल रहा हूँ, नहीं तो बोलेंगे सच में सर आर्यभट्ट आर्यभट्ट का पूर्वज था क्या, ठीक है। आर्यभट्ट जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, ये नालंदा विश्वविद्यालय से बिलोंग करता था। नालंदा विश्वविद्यालय के समय में ऐसा कहा जाता था कि वो उसका एक डिपार्टमेंटल हेड भी था वो, ठीक है, आर्यभट्ट। तो नालंदा विश्वविद्यालय से संलग्न इसको दर्शाया जाता है आर्यभट्ट को। बाकी सारे चाणक्य जो है, जीविक जो है, पाणिनि जो है तक्षशिला से रिलेटेड थे। और आपको कल मैंने पूरा का पूरा एनसीईआरटी के प्रूफ के साथ में बताया था ये पूरा आपको, है ना, ठीक है। तो रैंक बूस्टर सीरीज में जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं, मैं अभी भी बता रहा हूं आप लोगों को, आपके फायदे की बात है, आगे बढ़ना है तो आगे जो है आप लोगों को करते रहना पड़ेगा, ठीक है। अभी भी समय है, जो है एक सही डिसीजन आपका आपको जो है फ्रेंड सिलेक्शन की तरफ में लेके चले जाएगा। नाउ आगा खान पैलेस, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में जब कैदियों को भारत के जो जो नेता थे उनको कैद कर लिया गया था, उनमें से आगा खान पैलेस के अंदर में जो है दौरान महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जेल के रूप में कार्य करता था। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है आगा खान पैलेस? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कौन से शहर में स्थित है, यह भी बता दिया था आप लोगों को। चलिए अब आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, कौन से शहर में स्थित है ये भी बता दीजिए आप लोग। 1184 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स। मैं चाहूंगा यहाँ पर मैं कि एकदम स्पीड में, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं आप लोगों को ट्रिकी क्वेश्चंस करवाता रहूं, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाता रहूं, तो आप सभी के सभी बच्चे एक साथ सेशन को लाइक कर देंगे ताकि मुझे पता चल जाए, ठीक है। रैंक बूस्टर सीरीज के अंदर में संगीता कुमारी जी एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं हम लोग, एक एक क्वेश्चन जो लेते हैं ना उसके अंदर में हम लोग पूरा का पूरा डिटेल में जाकर उसको पढ़ते हैं, ठीक है। आगा खान पैलेस कहां पर में?
शहर का नाम भी लिख देंगे, पूना के अंदर में, महाराष्ट्र में, तो पूना महाराष्ट्र के अंदर में, ठीक है, आगा खान पैलेस। अच्छा, मैं अब दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से। आप मुझे बताओ, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऐसे नेताओं को दूसरी जेल में रखा गया था महाराष्ट्र की, कौन सा किला था जहां पर में रखा गया था? देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते कमेंट के अंदर में। इतने सारे बच्चे देख रहे हैं, जो भी बच्चे चाहते होंगे कि सेशन हो, वो अपना अपना रिस्पॉन्स यहाँ पर में देते रहिए, ठीक है, लाइक्स के जरिए, शेयर के जरिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे, ठीक है। ओके, चलिए, तो पुणे के अंदर में था। और दूसरा वाला कहां पर में था, मैं फ्रेंड्स ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है, अहमदनगर का किला। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अहमदनगर का किला। अब आपको याद हो गया, वहां पर में तुम्हारे चाचा के लड़के ने एक पुस्तक लिखी थी, ठीक है, वो भी बता देंगे। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, ये बता देंगे आप लोग। फ्लाइंग शटल, ये फ्लाइंग शटल बेसिकली उड़ने वाली नहीं थी, ये एक मशीन थी, ठीक है, आप लोगों की, जिसका इस्तेमाल जो है फ्रेंड्स आप लोगों का कपड़े की बुनाई के अंदर में किया जाता था, ठीक है। मतलब एक बुनकर जो है पहले क्या करता था, कम कपड़े बुन पाता था। अब ये एक बुनकर जो है बहुत सारे कपड़ों को एक साथ बुनाई कर पाता है। ये एक दो तीन अलग अलग थ्रेड जो है एक साथ लग जाते हैं। ये देखिए एक साथ बुनाई हो रही है पूरी की पूरी। तो ये जॉन की जो थे ना, उन्होंने किया था यहाँ पर में फ्लाइंग शटल का आविष्कार 1733 के अंदर में। एनसीईआरटी बेस्ड है, जॉन की, ठीक है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार 1733 के अंदर में। और आज भी आप लोग देखते होंगे फ्रेंड्स, हमारे भारत के अंदर में भी इस तरीके के कई सारे लोग जो है आप लोगों को ये फ्लाइंग शटल का इस्तेमाल करते हुए दिख जाएंगे आपको। जॉन के है इनका नाम, जॉन के, ठीक है। फ्लाइंग शटल का इन्होंने इन्वेंशन किया था। अब ये हो सकता है क्वेश्चन आप लोगों से जीएस के अंदर में पूछ ले या हिस्ट्री में रिपीट करके पूछ ले, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट वाले जो है मैं उसमें भी आप लोगों को करवाऊंगा ही इसको आपका पूरा का पूरा, ठीक है। चलिए, तो बी इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, ठीक है। फ्लाइंग शटल ये इस प्रकार से कुछ तो भी दिखता है ये आपका, ठीक है। और ये है जॉन के, जिन्होंने ये बड़ी मात्रा के अंदर में कपड़े की बुनाई को आसान बनाने के लिए फ्लाइंग शटल का इस्तेमाल इजाद या इसका आविष्कार किया था। बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, ये बताना है आप सभी लोगों ने। बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर में इस पर्टिकुलर पॉइंट की हमारे साथ में, तो यहाँ पर में आप लोग यहाँ पर में देखिए कि बिहार में नमक आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। तो नमक आंदोलन जो है फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली थी, ठीक है, मार्च 1930 में। लेकिन नमक आंदोलन जो है बिहार में जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था अप्रैल 1930 के अंदर में। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह या नमक का जो कानून तोड़ा था वो तोड़ा था 6 अप्रैल 1930 को। बस उसके कुछ ही दिनों बाद 15 तारीख से 15 अप्रैल 1930 से बिहार के अंदर में भी नमक आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो सॉल्ट सत्याग्रह जो है फ्रेंड्स बिहार के अंदर में 15 अप्रैल 1930 से स्टार्ट हुआ, सारण और चंपारण के अंदर से, ठीक है। पटना के अंदर में सॉल्ट सत्याग्रह जो है वो 16 अप्रैल 1930 में स्टार्ट हुआ था, ये याद रखना है। तो पटना में पूछ लिया जाए तो 16 अप्रैल 1930 से, अदरवाइज नमक सत्याग्रह सारण और चंपारण के अंदर में 15 अप्रैल 1930 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। पटना के अंदर में नखास जो है फ्रेंड्स पिंड नाम का एक तालाब है, ठीक है, नखास पिंड, ठीक है, मंगल टैंक नाम है उसका। नखास पिंड के पास में एक मंगल टैंक है, वहां पर में क्या किया, आर्टिफिशियल जो है फ्रेंड्स एक जो तालाब था वहां पर में नमक बनाया गया, क्योंकि अब बिहार में कहा से समुद्र लेकर आएंगे, समुद्र कितना दूर है चलो बताओ। पिछले क्लास के अंदर में मैंने आपको पढ़ाया था ना कि कितना दूर है समुद्र, एवरेज दूरी जो है समुद्र की कितनी है बिहार से, 200 किलोमीटर। तो 200 किलोमीटर जाके थोड़ी ना नमक बना के लेकर आएंगे, ठीक है। अब पटना में करना है तो मंगल टैंक के पास में आर्टिफिशियल तरीके से वहां नमक बनाया गया था, ठीक है, नमक कानून को तोड़ने के लिए। ओके, ये गांधी जी है, दांडी के जगह के ऊपर में दांडी मार्च में जाकर उन्होंने वो नमक उठाया। नमक बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसे नमक अपने आप ही बनता है। ऐसे उठाया नमक, गांधी जी ने बोला कि मैंने देखो नमक बना लिया, अब तुमको जो अब समझ जाओ आप लोग, ठीक है। तो नमक सत्याग्रह का अलग अलग जो इलाके है वहां पर में जो है जो था, ठीक है, ठीक है। चंपारण के अंदर में विपिन बिहारी वर्मा, ठीक है। बरेजा के अंदर में गिरीश तिवारी। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में गोरिया कोठी, हाजीपुर, पटना, मुंगेर, लखीसराय, दरभंगा। ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है कि यहाँ पर में किन किन नेताओं ने जो है इसका आंदोलन को आगे बढ़ाया था, ठीक है। चलिए ना फ्रेंड, देखिए कल की क्लास के अंदर में, कल हम लोग 9 बजे क्लास हम लोग ले रहे थे, उसके बाद में देखिए एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट आया मीरा श्री जी का, ठीक है।
उनका कमेंट था, ये पेड क्लास के अंदर में उनका जो है फ्रेंड्स कमेंट था, ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा दूं, ठीक है, ये उनका कमेंट था 9:55 के ऊपर में कि दानिश सर, मैंने अपनी लाइफ की बहुत बड़ी गलती की थी, पहले क्लास ज्वाइन नहीं कर पाई, आज की होती तो जॉब में होती। थैंक यू सो मच सर इतना अच्छे से पढ़ाने के लिए। तो ये एक जो है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को जो बार बार बता रहा हूँ, ये बच्चे लोग खुद फील कर रहे हैं उस चीज को, ठीक है। तो आप लोगों से भी कहना चाहूंगा कि जितने भी बच्चे हैं जो चाहते हैं, ठीक है, वो अपना एक डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि मीरा श्री जी ने अपना डिसीजन टाइम पर ले लिया है, ठीक है, एटलीस्ट, तो वो अब यहाँ पर में सिक्योर्ड हो गई है, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, बख्तियार खिलजी के बिहार पर आक्रमण का सबसे पहला विवरण किसमें मिलता है? जल्दी जल्दी से बता देंगे आप लोग। बख्तियार खिलजी के बिहार पर आक्रमण का सबसे पहला विवरण जो है वो किसमें मिलता है? ये 64वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, आप लोगों का जल्दी बताना है आप लोगों ने। बख्तियार खिलजी के बिहार पर आक्रमण का सबसे पहला विवरण जो है फ्रेंड्स, ये मिलता है आप लोगों को, ठीक है, तबाकत नासिरी, तारीख हिंद, ताजुल मासिर, तारीख मुबारक शाही, ठीक है, नन ऑफ दी अबो, मोर देन वन ऑफ दी अबो। तो ये मिलता है आप लोगों को तबाकत नासिरी के अंदर में। अभी तबाकत नासिरी किसने लिखी है, ये पुस्तक, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से। तो तबाकत नासिरी जो है वो तुम्हारा जो यहाँ पर में दूर के मौसी का लड़का जो है, ठीक है, उसका नाम है मिनहाज सिराज, मिनहाज मिनहाज ए सिराज, उन्होंने लिखी है पुस्तक, ठीक है। मिनहाज सिराज ने तबाकत नासिरी नाम की पुस्तक लिखी है, मिनहाज सिराज, ठीक है, मिनहाज सिराज। इसको कई बार ई भी लिखा जाता है या फिर इस तरीके से आई भी लिखा जाता है, मिनहाज ए की जगह पे। तो मिनहाज सिराज दोनों तरीके से याद रखना आप लोगों ने। उन्होंने तबाकत नासिरी नाम की पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में उन्होंने जो है सबसे पहले बख्तियार खिलजी के बारे में बताया कि कैसे बिहार पर उसने आक्रमण किया था। ओके, तबाकत नासिरी, मिनहाज सिराज। मिनहाज सिराज के बारे में एक और चीज बताऊं, मिनहाज सिराज वही व्यक्ति है जिसने रजिया सुल्तान के बारे में भी बताया है। उसने कहा कि रजिया जो है वो अपने सभी भाइयों से ज्यादा काबिल थी, लेकिन एक महिला होने की वजह से समाज ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। और दूसरी चीज ये है कि महिला होने की वजह से एक ऐसा समाज जिसके अंदर में जो है पुरुषों को ऊपर रखा गया, नीचे स्त्रियां नीचे है, ऐसे समाज के अंदर में वो शासक नहीं बन पाई। तो शासिका बनी, लेकिन कुछ ही समय बाद, 4 साल बाद जो है उसको गद्दी से हटा दिया गया। तो ये आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर में तबाकत नासिरी का हम लोगों ने यहाँ पर में देख लिया है, ठीक है, पर्शियन भाषा के अंदर में लिखी थी मिनहाज सिराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज, नॉन कन्वेंशनल, तो आपको बताना है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सी है, ठीक है, नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? परमाणु ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं, नॉन कन्वेंशनल। देखिए नॉन कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है ये समझने की कोशिश करो आप लोग, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल का मतलब होता है आपका जिसको जो एक तो रिन्यूएबल हो, ठीक है, और दूसरी चीज अभी अभी मतलब कुछ समय पहले ही आप लोगों ने उसका इस्तेमाल करना स्टार्ट किया हो, ठीक है। तो गैर परंपरागत मतलब परंपरागत तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पर में। तो सोलर एनर्जी आप लोगों की नॉन कन्वेंशनल के अंदर में आती है, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी आप लोगों की जो है ये सब क्या आती है आप लोगों की, ठीक है, नॉन कन्वेंशनल कैटेगरी के अंदर में आती है, नॉन कन्वेंशनल तरीके के अंदर में, ठीक है। एक आप लोगों का एनसीईआरटी बेस जो है आप लोगों का यहाँ पर में आप लोग देख सकते हो कि विंड एनर्जी, ठीक है, ये आप लोगों की क्या है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है, जिसको आप पवन ऊर्जा बोलते हो। सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी मतलब समुद्र के अंदर में जो ज्वार भाटा आता है उससे रिलेटेड। न्यूक्लियर एनर्जी, बायोगैस, ठीक है, आपकी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में आती है। जियोथर्मल एनर्जी नॉन कन्वेंशनल में आती है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा भी अगर ध्यान से देखोगे तो ये सारे के सारे आप लोगों के क्या है, ठीक है, परमाणु ऊर्जा, ठीक है, ये बहुत लंबे समय से थोड़ी ना इस्तेमाल हो रहा है कि भाई हम लोग जो है आज से जो है 1500 साल पहले परमाणु ऊर्जा की भट्टी के ऊपर में चाय गर्म करके पीते थे, ठीक है। तो परमाणु ऊर्जा अभी अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है। बायोगैस जो है फ्रेंड पहले नहीं पता था लोगों को, अब बनाना स्टार्ट किया हम लोगों ने, ठीक है। भूतापीय ऊर्जा, जमीन के अंदर की जो ऊर्जा होती है, जमीन के अंदर में ऐसे गड्ढा खोद के ऐसा यहाँ से फिर पानी निकाला जाता है, गर्म होकर आता है क्योंकि जमीन के अंदर में बहुत गर्मी है, तो भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये सारे के सारे क्या है, नॉन कन्वेंशनल, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, ठीक है। ये इंग्लिश में मिल जाएगा आप लोगों को, यहाँ पर मैं कन्वेंशनल सोर्स जो है आप लोग देख सकते हो, हिंदी में चाहिए होगा तो हिंदी में भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला कांग्रेस अध्यक्ष कौन था जिसके अध्यक्षता में 1888 के अंदर में 1888 के अंदर में इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था? जल्दी से बताइए आप सभी लोग। और जितने भी लोग यहाँ पर में जुड़े हुए फ्रेंड्स, सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे ताकि ऐसे ही हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर सके। जल्दी जल्दी से बता दीजिए।
1407 बच्चों ने लाइक कर दिया है। बहुत ज्यादा कंजूसी कर रहे हो आप लोग। ठीक है सर, मुझे आपकी क्लास लेनी है, कैसे ले सर प्लीज बता दीजिए, प्लीज 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 प्लीज। गीता यादव जी देखिए नीचे में एक नंबर चल रहा है, नीचे में कंटिन्यूअसली 7611101101, 9697888844 उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, टीम आपकी मदद कर देंगी, या डायरेक्टली टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पर चले जाइए, वहां से भी आप ले सकते हो जो भी आपको कोर्स लेना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, और अपनी पढ़ाई आप आसानी से स्टार्ट कर सकते हो। तो जॉर्ज यूल जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है, और कहां पर में थे ये? इलाहाबाद के अंदर में थे ये भी याद रखना है आप लोगों ने। इलाहाबाद के अंदर में ये अध्यक्ष बने थे, जॉर्ज यूल। ओके, तो 1888 के अंदर में ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, इलाहाबाद के अंदर में जॉर्ज यूल पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने थे, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट, मतलब पहले अंग्रेज अध्यक्ष। उसके बाद में बने थे बॉम्बे के अंदर में, ठीक है, विलियम वेडरबर्न। ठीक है, विलियम वेडरबर्न 1889 के अंदर में। तो 1889 के अंदर में बॉम्बे में सर विलियम वेडरबर्न दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। ठीक है, बॉम्बे में। तो देखो लगातार 2 साल तक जो है अंग्रेज अध्यक्ष रहे। फिर उसके बाद में 1894 में मद्रास में अल्फ्रेड वेब बने थे। ठीक है, और 1917 में तुम्हारी चचा की लड़की जो थी एनी बेजेंट, कलकत्ता के अंदर में पहली महिला अध्यक्षा बनी थी, वो भी तो फॉरेनर थी, अंग्रेज थी। ठीक है, तो 1917 के अंदर में। सर रैंक बूस्टर सीरीज कैसे ले? देखिए रैंक बूस्टर सीरीज जो है सिंपल सा, आप लोगों का जो फुल कोर्स है उसके साथ में आप लोगों को फ्री में मिल रहा है रैंक बूस्टर सीरीज। अदरवाइज अगर आपको लेना है, ठीक है, तो आप लोग जो है अलग से भी ले सकते हो उसको। बाकी जो पेड स्टूडेंट है उनके लिए बिल्कुल फ्री है। वैसे मुझे लगता है कि ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है फुल कोर्स के अंदर में और रैंक बूस्टर के अंदर में 200-300 का, तो आपको पूरा ही सुविधाएं मिल जाएंगी आपको। तो विलियम वेडरबर्न जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है, सेकंड नंबर के थे। नाउ फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों को उनकी कानून बनाने की शक्ति से वंचित कर दिया? ठीक है, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी, एक्चुअल में क्या था ना, शुरुआत में हमारे भारत में तीन जो है अंग्रेजों के हिस्से में तीन जो है इलाके थे, एक था बंगाल, एक था बॉम्बे और एक था मद्रास। पहले क्या था कि तीनों के तीनों अलग अलग अपने अपने कानून बना सकते थे, लेकिन बाद में एक कानून के जरिए जो आपका बॉम्बे और मद्रास जो है उनकी कानून बनाने की शक्ति जो है उनको डिप्राइव कर दिया गया, उनसे छीन लिया गया। वो बात अलग है कि बाद में उनको वो शक्तियां वापस दे दी गई थी आप लोगों की, ठीक है, 20 साल बाद। लेकिन एक्चुअल में उनसे जो है वो शक्ति ले ली गई थी और बोला गया था कि बंगाल, मतलब बॉम्बे के लिए भी कानून कौन बनाएगा? बंगाल बनाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल, और यहाँ पर में भी। ठीक है, तो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों के कानून बनाने की शक्तियों से वंचित कर दिया गया था 1833 के अंदर में। ठीक है, 1833 के अंदर में, ये आप लोगों ने याद रखना था। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का जो एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। इसको जो है फ्रेंड्स आप लोग सेंट हेलेनाज एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जो है आप लोगों का रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1833 को सेंट हेलेना एक्ट भी बोला जाता है। ओके, ये सारे के सारे कानून आप लोगों को जो है मैंने ऑलरेडी करवाए हुए पेड क्लास के अंदर में। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को इस समय में जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पद दे दिया गया था। चार्टर एक्ट 1833, सेंट हेलेनाज एक्ट 1833 भी इसको कहा जाता है, क्योंकि सेंट हेलेना आइलैंड जो था प्रशांत महासागर में, वहां पर में भी ये कानून लागू हुआ था। ठीक है, इस वजह से। ओके, तो बॉम्बे और मद्रास को कानून बनाने की शक्तियों से वंचित कर दिया गया। बोला क्या कि बॉम्बे और मद्रास के लिए भी कानून अब बंगाल बनाएगा, ऐसा बोला गया। ठीक है, नाउ निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया? यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, यूपीएससी का क्वेश्चन है भाई लोग, देख लीजिए आप लोग, यूपीएससी का क्वेश्चन आप लोग यहां पर मैं सॉल्व कर रहे हो। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे ये भी आप लोग बता देंगे मुझे जल्दी जल्दी से। गवर्नर जनरल, भारत के पहले गवर्नर जनरल। चलिए, तो फ्रेंड्स आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? यहाँ पर में चार्टर एक्ट जो था आपका 1833 का, उसके जरिए यहाँ पर में किया गया था, और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो पहले गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक की कोई एक खासियत बताओ जो उन्होंने अच्छी चीज की हो। ठीक है, कोई एक अच्छा कानून भारत के लिए लेकर आया हो जो समाज सुधार के काम में था। कोई भी एक काम बता दो आप लोग, देखते कितने लोगों को याद है। समाज सुधार से रिलेटेड कोई भी एक काम बता दो लॉर्ड विलियम बेंटिक का आप लोग। ठीक है,
चलिए एक बार जो है फ्रेंड जल्दी से जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे, जहां जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे आप सभी लोग, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, डी इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा वाला, बिल्कुल यहाँ पर मैं आप लोग लिख रहा हूँ, सती प्रथा को इन्होंने खत्म किया था जब 1829 के अंदर में, ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे उस समय में, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है इतना मजेदार तरीके से पढ़ते हैं, मामा का लड़का, ताया का लड़का, चाचा का लड़का, ठीक है। तो रमन कौर ने एक बहुत प्यारा सा कमेंट किया था कि सर पूरी दुनिया में हमारे इतने सारे कजिन है, हमें पता ही नहीं था। तो पूरी भाई तुम्हारी दुनिया ही पूरा परिवार है, वासुदेव कुटुंबकम, सब तुम्हारे मामा के, चाचा के, ताया के लड़के, ठीक है। बीना सिंह जी का बस उसी के नीचे आया, बहुत अच्छा लगता है सर आपकी क्लास में, बस लगता है कि ऐसे ही 24 घंटे क्लास लेते रहे, क्योंकि मजा आता है पढ़ने में, ठीक है। चलिए, तो आप लोग भी जो है फ्रेंड ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद में किस मौर्य सम्राट ने कश्मीर में श्रीनगर शहर का निर्माण करवाया था? ये कल्हन जो है उसने बताया यहाँ पर में, ठीक है। श्रीनगर शहर का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? ये करवाया था अशोका ने, ठीक है। कैसे पता हमें कि कश्मीर में श्रीनगर शहर का निर्माण अशोका ने करवाया था? ये बात बताई है फ्रेंड्स हमारे को कल्हन जी ने। कल्हन कल्हन जो है उन्होंने लिखी है राजतरंगिनी। राजतरंगिनी राजतरंगनी राजतरंगनी के अंदर में उन्होंने क्या लिखा है आप लोगों को पता है? एक होती है सास, एक होती है सौतेली सास। सास से भी ज्यादा ताने देती है सौतेली सास, हर चीज में उसको निगेटिविटी दिखती है अपनी बहू की, ठीक है। उसको जो है ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया की सबसे खराब अगर कोई है तो उसकी बहू है। तो कल्हन जो है वैसे ही कुछ टाइप का था। उसको राजाओं के अंदर में, कश्मीर के राजाओं के अंदर में सिर्फ बुराई दिखी, उसने आलोचनात्मक विवरण दिया है राजतरंगिनी के अंदर में कश्मीर के राजाओं का। जिसने भी कश्मीर में कोई योगदान दिया है उसके बारे में उसने आलोचना की है। तो आलोचनात्मक विवरण दिया है कल्हन ने राजतरंगिनी के अंदर में कश्मीर के राजाओं के बारे में। कौन से राजाओं के बारे में? कश्मीर के जितने भी राजा हुए, ठीक है, 1000 साल के अंदर में, उनके बारे में उन्होंने बताया है, ठीक है। और जो जो ने भी, जैसे कि उसने बोला कि अशोका ने जो है वो बनाया था, ठीक है, श्रीनगर शहर की स्थापना की थी करके, इस तरीके से उसने बताया है। ओके, चलिए। इन विच ईयर वॉज द नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंप्लीमेंटेड? नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जल्दी बता देंगे आप सभी लोग, डायरेक्टली एग्जाम का क्वेश्चन आप लोगों का। चलिए एक लिस्ट आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है, टारगेट के लिए। वो आप लोग जो है फ्रेंड्स मुझे करके फिर मुझे कमेंट के अंदर में उसका आंसर भी बताएंगे आप सभी लोग, ठीक है। जल्दी जल्दी से बताइए कि नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कब इंप्लीमेंट हुआ था? तो राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है फ्रेंड्स आप लोगों का 71, 72, 73 का इंप्लीमेंट हुआ था। तो आप लोग यहाँ पर मैं देख सकते हो भारत सरकार के द्वारा जो महत्वपूर्ण कानून बनाए गए थे, इसकी लिस्ट देखिए आप लोग, ठीक है। आप लोग यहाँ पर मैं देख सकते हो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 के अंदर में आया था। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था आप लोगों का? ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ये आया था आप लोगों का 1972 के अंदर में, ठीक है। उसके बाद में अगर आप लोगों से 1973 के अंदर में अगर आप लोगों से बात करें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जिसको आप लोगों ने अभी यहाँ पर मैं देखा कि प्रिवेंश जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 के अंदर में। अगर मैं आप लोगों से बात करूं फ्रेंड्स कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? देखो ये तो था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, जंगली जानवरों को बचाना। अब पूरे इन्वायरमेंट को बचाना है अगर, ठीक है, तो 1986 के अंदर में आया था ये, ठीक है, 1986 के अंदर। ओके ओके, तो 1986 के अंदर में, ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों से अगर बात करूं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार के जो है वो लोग होते हैं, आप लोगों में भी बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होंगे। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स ये तो हम इंसानों में हो गया। अब अलग अलग प्रकार के जानवर है, ठीक है, पांडा है, आपका जो है हाथी है, घोड़ा है, ठीक है, अलग अलग है। इसके अलावा जो है वो लाखों प्रकार की दूसरी प्रजातियां है, अलग अलग प्रकार के फूल है, ठीक है, अलग अलग प्रकार की घास है, अलग अलग प्रकार के मेंढक है, अलग अलग प्रकार की मछली है, अलग अलग प्रकार के मच्छर है, ठीक है। सब बायोडाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी का मतलब भिन्नता है, ठीक है, जैव विविधता। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कब आया था? ये आप लोग जल्दी से लिखो, 2002 के अंदर में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। 2000 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे और शेयर भी करते रहेंगे जहां भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, आप लोग लिख दीजिए एक बार जल्दी से। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है आप लोगों को आया था 1986 के अंदर में, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहाँ पर मैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में आया था आप लोगों का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद में फ्रेंड्स फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो था आप लोगों का, ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन
मतलब जंगल को बचाना है, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है था वो आप लोगों का आया था 1980 के अंदर में। उसके बाद में वाटर और एयर वाला आप लोग याद करके मुझे बताओगे, ठीक है। वाटर वाला कब आया था? 1974 में। पानी का पोल्यूशन कंट्रोल करना है, और एयर का पोल्यूशन कंट्रोल करना है वो 1981 के अंदर में, ठीक है। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं आज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स, ठीक है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि यार आपके लिए कुछ भी फायदेमंद हुआ है, इन 2000 बच्चों में से अगर एक एक बच्चे ने भी अपनी जिम्मेदारी निभा दी, हर एक बच्चे को अगर यहाँ पर मैं लग रहा है कि यार ऐसे ही सेशंस होते रहने चाहिए, मैं आज आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां जहां शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे फ्रेंड्स, ताकि ऐसे ही, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज लेकर आने वाला हूं जिसके अंदर में आप लोगों का एक लेवल और अप हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए हर एक बच्चे ने अपना योगदान देना है। अगर हर बच्चा अपना योगदान देगा, ठीक है, लाइक कर देगा, सेशन को शेयर कर देगा, कमेंट के अंदर में आंसर्स करते रहेगा, ठीक है, और जहां जहां शेयर कर सकते हैं, एक एक ग्रुप के अंदर में 10-10 बार जो है ये लिंक होनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों को हर बच्चे की जिम्मेदारी है। आपकी ये गुरु दक्षिणा समझ लीजिए कि आप जो है आपके एग्जाम के अंदर में जो आप लोगों को मैं मदद कर पा रहा हूँ, ठीक है, उसका आप लोग जो है यहाँ पर मैं कर चुका हूँ। तो अब देखते हैं कि कितने बच्चे जो है वो दिल से, अपने दिल से, ठीक है, इसको निभा पाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी लोग, ओके। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों ने कमेंट में मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अभी जो है आप लोगों की क्लास है, और उसके अलावा जो है मैं आपको बता दूं फ्रेंड, जितने भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, वो जुड़ सकते हैं। काफी सारे बच्चे जो है आपका हमारे साथ में इन्होंने जो है फ्रेंड्स एग्जाम को कंटिन्यूअसली एंजॉय किया है, ठीक है। और आप लोगों से भी मैं कहूंगा कि अगर आप लोग भी जो है वो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़कर अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आप सभी लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा यहाँ पर में, देखिए आरती प्रसाद जी का, ठीक है, जो है यहाँ पर में उन्होंने लिखा सर आपके पढ़ाते हैं तो सारे क्वेश्चंस के आंसर फटाफट से आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है फ्रेंड्स इस तरीके के जो बच्चों के कमेंट है, ठीक है, वो आप लोगों के बता रहे हैं कि वो कितने ज्यादा एक्साइटेड है पढ़ने के लिए, कितने ज्यादा जो है फ्रेंड्स वो चाहते हैं कि ऐसी ही क्लास चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे। और ये क्या, इससे ज्यादा और क्या चाहिए होता है, ठीक है, ठीक है, इससे ज्यादा क्या चाहिए होता है कि कोई आपको जो है वो अपने माता पिता से कंपेयर करे, ठीक है। वैसे मैं यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो ये कमेंट है, ठीक है, यहाँ पर मैं आप देख सकते हो, ठीक है, हमारे माँ पापा को तो हमारे लिए जागते हैं समझ में आता है, बट आप जो रात भर जाग के हमारे लिए करते हो ना सर, बिग सैल्यूट है सर, वेल एज वेल, लव यू सर अलॉट, थैंक यू वेरी मच अर्चना पांडे जी आपका, ठीक है। और इसके अलावा मैं बता दूं फ्रेंड्स कि इन्होंने अपने मम्मी पापा से कंपेयर किया है, ठीक है, और ये सबसे बड़ी बात होती है एक शिक्षक के लिए, ठीक है। और हम फिर लगता है कि यार हाँ, हम जो मेहनत कर रहे हैं वो आप तक पहुंच पा रही है, तभी जो है आप लोगों को अच्छा लग रहा है, ओके। चलिए, बाकी जो है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे जल्दी से करके बता देंगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। और आप लोगों का नीचे में जो है फ्रेंड नंबर चल रहा है, जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं 7611101101, 96978844, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या टीचिंग परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और जल्दी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर मैं केवल सिलेक्शन नहीं, अब रैंक की तैयारी करनी है हम लोगों ने। सिलेक्शन तो होगा ही, बट अब रैंक भी लेकर आना है, और इसी वजह से आप लोगों का है रैंक बूस्टर सीरीज भी, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।